हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनमिक स्टडी। आज हम अपनी 11th क्लास या 11th वीडियो देखेंगे नेट के क्वेश्चन सीरीज़ का। अगेन हम 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सो बेसिकली आईसीटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर। जो कंपाइलर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं वो इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, दोनों ही रोल प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऑप्शंस में सबसे फर्स्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं। सेकंड है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। थर्ड है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है बट जो सेकंड है वो गलत है। और फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहले से यस, तो देखिए अगर हम कंपाइलर्स की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा नॉर्मल अपने स्कूल टाइम में कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, राइट। सो कंपाइलर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। यस, उनका पर्पस तो बस लैंग्वेज को बेसिकली वो कन्वर्ट करते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज, आपको पता है कोडिंग की लैंग्वेजेस कितनी क्रिटिकल होती हैं या कितनी एडवांस्ड होती हैं, राइट। तो उसे कन्वर्ट करना उस लैंग्वेज में, उस फॉर्म में कि जो प्रोसेसर है प्रोसेसिंग कर सके, चीज़ें समझ सकें। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना, ये सारे काम कंपाइलर्स करते हैं। तो येस, वो एक सॉफ्टवेयर ही है। और सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज टच स्क्रीन। तो देखिए जैसे आपका फ़ोन भी है, आप उस पे इनपुट टच स्क्रीन मतलब टच करके ही तो करते हैं ना। जैसे अभी आई एम टाइपिंग समथिंग या मैं ये सिर्फ अपने स्क्रीन पे टच कर रही हूँ और ये इनपुट हो जा रहा है, राइट। तो ये इनपुट डिवाइस भी हुआ और आउटपुट भी हुआ, क्योंकि जब मैं इसे कुछ भी लिख रही हूँ तो वो आपको विजिबल हो रहा है ना, मुझे भी विजिबल हो रहा है, तो आउटपुट भी हुआ ना। या आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यस, टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो होते हैं वो इनपुट आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस होते हैं। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी। तो यस, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो ये कम्युनिकेशन सेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एट रेलवे स्टेशंस इज। रेलवे स्टेशंस पे आपने देखा होगा कि जो भी मतलब आप गए होंगे तो वहाँ पे हर टाइम अनाउंसमेंट होती रहती है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, किसका अगर कोई शिफ्ट हुआ है शेड्यूल में तो वो भी बताते रहते हैं। तो यही पूछा है कि ये जो पूरा फिनोमिना है ये किस कम्युनिकेशन का टाइप आप कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेशल कम्युनिकेशन, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, थर्ड इज पब्लिक कम्युनिकेशन या फोर्थ इज सेक्शनल कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ कि ये जो एग्जाम्पल है वो पब्लिक कम्युनिकेशन का है। तो पहले हम वन बाय वन अगर डिस्कस ही कर लें तो देखिए स्पेशल कम्युनिकेशन में बेसिकली स्पेस का रोल होता है। और स्पेस को भी आप मतलब अगर आपने डिटेल्ड पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि स्पेस का रोल कैसे। तो देखिए स्पेस काफ़ी कुछ डिनोट करता है, डिपिक्ट करता है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हैं, आप उससे कितनी स्पेस पे, कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं, ये काफ़ी चीज़ें बताता है कि वो पर्सन आपके कितना रिलेटिव है, कितना स्ट्रेंजर है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो बेसिकली स्पेस का यूज़ होता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है ना। देन सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है, उन्हीं के अंडर होता है, ठीक है। या टॉपिक जो होता है वो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली से रिलेटेड होता है। देन पब्लिक। तो पब्लिक कम्युनिकेशन में आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो या कहीं भी हो, बट आप किसी ऐसी ऑडियंस के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कुछ पब्लिकली अनाउंस कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पब्लिक को ध्यान में रखकर किया जाता है, राइट। और इसीलिए जो आंसर है वो यही है, क्योंकि जब आप अनाउंसमेंट सुनते होंगे तो वो आपके लिए किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं होता ना, वो पब्लिकली अनाउंस होता रहता है कि ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन जा रही है, इसका कुछ चेंज हुआ है शेड्यूल या ये सारी चीज़ें। तो ये पब्लिक के लिए एक तरह से अनाउंसमेंट होता है। तो ये उनका तरीका है कम्युनिकेट करने का पब्लिक से, ठीक है, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। तो आई होप कि क्लियर होगा। और सेक्शनल में तो जैसे आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी वगैरह अगर पढ़ी है, थोड़ा सा आप वो गेस करें तो देखिए सेक्शनल में हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं या बात करते हैं।
तो यस, इसीलिए आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो ये SDGs दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। इसका डेडिकेटेड वीडियो भी है रिसेंट, और उसके अलावा भी चैनल पे प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है ये टॉपिक, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर इक्विटी, सेकंड है क्लाइमेट एक्शन, थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, या फोर्थ है लाइफ बिलो वाटर। तो जी हाँ, जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, वो एक SDG नहीं है और बाकी सभी SDG का पार्ट हैं। और तो चलिए हम पहले वो इन SDGs को ही देख लेते हैं। तो ये इमेज है, आपने देखा होगा, ओवरऑल 17 गोल्स हैं, ठीक है, जिसमें इस पहले MDGs थे, देन SDGs आए, राइट। हमें अचीव करने हैं ये गोल। तो फर्स्ट आपको पता है पुवर्टी से रिलेटेड है, देन ज़ीरो हंगर है, थर्ड पे है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ एजुकेशन की बात होती है, फिर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, और मतलब ये सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट एक्शन भी है, लाइफ अंडर वाटर है, ये सारी चीज़ें, बट पर्टिकुलरली ओजोन से रिलेटेड इसमें कोई भी गोल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ ओजोन लेयर का जो प्रोटेक्शन है वो SDG का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। SDGs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन एस्टैब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर अ PhD लेवल कोर्स इन द इनिशियल स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर क्रूशियल। सो अगर आप PhD लेवल के कोर्स के लिए, PhD के लिए बेसिकली कोई रिसर्च प्रॉब्लम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट, सोच रहे हैं क्या प्रॉब्लम है जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं, तो इनिशियल स्टेज में, तो देखिए पहली बात कि कई सारे स्टेजेस होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को या रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड अगर मैं बेसिकली बोलूँ, तो इनिशियल स्टेज में कौन सा ऐसा स्टेज है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, राइट, जिसका मतलब जो अगर ख़राब हुआ तो आपकी पूरी रिसर्च प्रॉब्लम, पूरा रिसर्च पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेगेटिवली इफ़ेक्ट पड़ेगा, करेक्ट। तो 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं, राइट। सबसे पहला है हाइपोथेसिस मेकिंग। हाइपोथेसिस जब आप मेक करते हैं, सोचते हैं हाइपोथेसिस क्या होगी मेरे रिसर्च की, वो। सेकेंड इज़ लोकेशन या लोकेटिंग, आई थिंक लोकेटिंग है, तो वेट, लोकेटिंग अ प्रॉब्लम एरिया फ्रॉम अ फील्ड थ्रू सर्वे ऑफ लिटरेचर या रिलेटेड लिटरेचर, दैट इज़ की आपको पता है लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है, तो आप रिलेटेड जो लिटरेचर्स हैं उन्हें पढ़ें, उनका सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद जब आप प्रॉब्लम एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं, लोकेट करें कि आप इस पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत ही क्रूशल स्टेज है। थर्ड इज़ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। रिसर्च का जो भी पॉपुलेशन होगा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप फोकस करना चाहते हैं, या क्या क्या उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं बताना, ये बहुत ही क्रूशियल है। डी इज़ सेलेक्टिंग अ पॉइंटेड इशू कॉल्ड अ प्रॉब्लम बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस। देखिए इश्यूज बहुत सारे होते हैं, बट कौन सा इशू एक प्रॉब्लम है और आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करना एनालिसिस के थ्रू, ये सिलेक्शन ही बहुत ही क्रूशियल है। या डी इज़ डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना, डिलिमिट करना, ये सारी चीज़ें। तो ये 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं, स्टेजेस हैं, कौन सा सबसे क्रूशियल है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज B, D एंड E, दैट इज़ की B, D और E वाले जो हैं वो क्रूशियल हैं। हाइपोथेसिस और पॉपुलेशन डिफाइन करना ये क्रूशियल नहीं है। सेकेंड इज़ B, C एंड D, दैट इज़ फर्स्ट हाइपोथेसिस मेकिंग और प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ये क्रूशियल नहीं है। सी इज़ A, B एंड C ओनली, एंड फोर्थ इज C, D एंड E ओनली। तो अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए पहली चीज़ तो क्लियर कर दें कि देखिए सारे ही पॉइंट्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हैं, रिसर्च के स्टेजेस होते हैं तो इम्पॉर्टेंट तो होंगे ही, बट अभी क्रूशियल कौन से हैं कि जो अगर ख़राब हुआ या उस वो सही से नहीं हुआ तो पूरा रिसर्च आपका उस मतलब निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है दैट इज़ हाइपोथेसिस। तो देखिए हाइपोथेसिस मेकिंग का जो ऑप्शन है वो इतना क्रूशियल नहीं होता है, स्टेज क्रूशियल नहीं होता है, क्योंकि देखिए हाइपोथेसिस एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है ना, कि हम कुछ इमेजिन करके चल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर रिसर्च है, इसका कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इतनी क्रूशियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार तो ये भी होता है ना कि हमारी हाइपोथेसिस सही है, गलत है, रिजेक्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर की बातें हैं, ठीक है, वो रिसर्च करने के बाद
पे डिपेंड करता है। तो इनिशियली आप जब इस्टेब्लिश कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम, तो उसमें हाइपोथेसिस मेकिंग इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, बट वो उतना क्रूशियल स्टेज नहीं है। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा 100%। देन बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेकेंड वाला है बी, लिटरेचर सर्वे के बाद प्रॉब्लम लोकेट करना। तो गाइस, आप जब रिसर्च करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि, या प्रॉब्लम का जो एरिया है, ठीक है, स्टडी एरिया अगर मैं बोलूँ, आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये काम करना है, और वो आप कई सारे लिटरेचर सर्वेस मतलब करते हैं, लिटरेचर का सर्वे, और उससे लोकेट करते हैं, तो ये भी उतना क्रूशियल नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम बाकी तीनों ऑप्शंस की बात करें, और अगर आप समझ पा रहे हो, तो जो बाकी तीनों फैक्टर्स हैं वो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आप रिसर्च करना किस पे चाह रहे हैं, उस पॉपुलेशन को डिफाइन करना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, आप खुद सोचिए एक बार। हाइपोथेसिस नहीं इम्पॉर्टेंट उतना है, एरिया फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, बट आप रिसर्च कर रहे हैं किस पॉपुलेशन पे, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी, नहीं पॉपुलेशन ही बेटर वर्ड है, तो किस पॉपुलेशन पे आप करना चाह रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, क्या क्या सिचुएशंस होंगी, वो सारी चीज़ें डिफाइन करना बहुत ही क्रूशियल है। और वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करना, आपको पहले से वो पता होना चाहिए। अगर आपको पॉपुलेशन कहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ही नहीं पता है, तो वो मतलब इशू ही क्रिएट करेगा, राइट। उसके बाद है सेलेक्टिंग अ पॉइंट इशू। देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट आप किस पर्टिकुलर इशू को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करना चाहते हैं, आप किस इशू को प्रॉब्लम कह रहे हैं कि यस ये एक प्रॉब्लम है, और इसे मैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बनाकर उस पर रिसर्च करना चाहूँगा या चाहूँगी। तो ये तो सबसे ज़्यादा क्रूशल ऑब्वियसली यही एक स्टेप है। और उसके बाद जो लास्ट में लिखा हुआ है, डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, किसी इशू को प्रॉब्लम कहना एनालिसिस करके, उसके बाद उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली डिफाइन भी करना कि यस ये प्रॉब्लम है, इस इशू को हम एड्रेस करेंगे। और डिलिमिट करना का मतलब, देखिए, कई जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में प्रोजेक्ट के दौरान कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं या कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये डिलिमिट करना बेसिकली वही होता है कि हम एक बाउंड्री सेट करें कि हम किस पर्टिकुलर काम को करेंगे, किस पर्टिकुलर काम को नहीं करेंगे, वो भी क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी येस, जो लास्ट तीनों ऑप्शंस हैं सी, डी और ई, यही तीनों बहुत ही ज़्यादा क्रूशल स्टेजेस हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को स्टैब्लिश करने के लिए या पीएचडी लेवल के कोर्स के लिए। तो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ सी, डी एंड ई ओनली। और अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को बता सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड टू रीजनिंग है, आई कैन से, या मैथमेटिकल रीजनिंग। सो क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। दैट इज़ कोई भी एक नंबर 3 से तभी डिवाइड हो सकेगा, 3 से डिवाइड हम उसे कर सकेंगे जब वो जो नंबर है उसके जो भी आपस के डिजिट्स हैं, 1 डिजिट हो 2 डिजिट हो, उन सभी का जो सम है वो भी 3 से डिवाइड हो पाएगा। करेक्ट, क्लियर है आई होप। तो देखिए, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, a number is divisible by 9 if the sum of its digit is not divisible by 9। तो एक नंबर है वो 9 से डिवाइड तभी होगा जब जो जितने भी डिजिट्स हैं उस नंबर में, वो उनका जो सम है, दैट इज़ ऐड करने पे जो डिजिट आ रही है, वैल्यू आ रही है, वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकेगी, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स हो गई। ऑप्शंस वही हैं कि दोनों सही हैं स्टेटमेंट्स, दोनों गलत हैं, एक सही है, 1 सही है, सेकंड गलत है, या फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो या तो आपको वो जो प्रॉपर रूल्स होते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 3 से, वो पता हो। नहीं पता है तो आप जितने भी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, उसे डिवाइड करके उस पे ये जो स्टेटमेंट कह रहा है उसे इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3 की टेबल भी आपको पता होगी। तो जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 3 हो, 6 हो, 9, 15, 27, तो ये सभी नंबर को अगर आप देखेंगे तो इसे जब आप ऐड करेंगे तो 7 + 2 9, करेक्ट, 5 + 1 6, तो ये सभी नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं। उसके अलावा भी आपको टेबल्स आती होंगी, या मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर रैंडमली ले लीजिए, सपोज़ 25 ले लिया, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 × 3 इट विल बी 75, राइट।
तो 75 ये 3 से डिवाइड होगा, यस होगा, बट इसके जो सम है वो कितने होंगे, तो इट विल बी 7 + 5 दैट इज़ 12। ठीक है, तो अगेन इसका जो सम है वो भी 12 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह आप कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं बहुत ही नॉर्मल नंबर ले रही हूँ जिसके आंसर्स मुझे पता होंगे। ठीक है, जैसे कि ये बहुत ही सॉल्व करने में बहुत इजी है, आई कैन से। आप कोई भी रैंडम नंबर उस समय ले लीजिएगा एग्जाम में, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये जो नंबर आए इसे आप प्लस करके देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इट विल बी 1 + 5 विल बी 6, तो 6 येस 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो आपको मिलेगा कि येस कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तभी होता है जब उसके जो सम है ना डिजिट्स के, वो 3 से डिवाइड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट, तो ये तो और भी ईजी है। देखिए नॉट लिखा हुआ है, तो 9 से जो भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं आप ऐड करके देख लीजिए। सबसे पहले जैसे 9 तो ठीक है, बट देन 18, राइट। तो 18 9 से डिवाइड होता है। इसके जो सम है इट विल बी 1 + 8 9। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि जो उसके सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 9 से डिवाइड नहीं होंगे, तभी वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। बट अगर हम 18 को देखेंगे तो इसका जो सम है वो हो रहा है 9, तो 9 तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आप इजीली कह सकते हैं गलत है। इसलिए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है और स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो यस, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।